तो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड भी हो गया। नेक्स्ट जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ये किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने दी थी। अब नाम याद आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट, मैक्स वेबर, साइंटिफिक, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव, हेनरी फ्योल। साइंटिफिक अब समझ में आ गया ऐसा क्यों है, क्योंकि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस कर बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 प्रिंसिपल इसके एग्जाम के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मैनेजर्स मीन्स की बड़े लेवल पे काम करने वाली बात की जाए, मीन्स की शासन, प्रशासन करना, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन बनाने हैं उनके बारे में बात की जा रही है, उनकी थ्योरीज के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है ये क्या कहती है? पहली बात तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसकी भी स्टोरी जान लेते हैं, जैसे कि हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर की जानी, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, बट जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर लेबर लेवल से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पर हेनरी फ्योल लेबर से नहीं स्टार्ट हुआ था, ये मैनेजमेंट लेवल पे इसकी नियुक्ति हुई थी, मैनेजमेंट लेवल पे इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इनको जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन्होंने कहा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मैनेजमेंट लेवल पे किए हैं, ठीक है, जैसे हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को पढ़ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट जो अप्रोच है ना, वो डेवलप की थी, एडवोकेटेड है किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा। और इस अप्रोच को हम प्रोसेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं क्यों, मैं अब ये बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसे कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर है। इसी तरीके से फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कौन है? हेनरी फ्योल है। ये भी फादर है, बट किसका? एडमिनिस्ट्रेटिव का, इसकी जो प्रशासन करने वाले हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो हेनरी फ्योल ने अपना जो करियर है वो स्टार्ट कब किया था? जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का मैंने आपको समझाया था, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था, याद है सभी को। आप अपना करियर 2024 में स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से सेटलमेंट 2030 तक हुई है। इसी तरह से इन सब की भी स्टोरी ऐसी है, ठीक है, तभी तो थ्योरीज बनी है, ठीक है। अब देखो उन्होंने जो अपना करियर है वो स्टार्ट किया था 1860 के अंदर, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, वहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पॉइंट पे, पोजीशन के ऊपर उन्होंने अपने आप को होल्ड किया था। वहाँ पे उन्होंने अपनी डेडिकेशन से काम किया और उसी कंपनी में लगातार काम करने से सेम कंपनी में वो क्या बन गए थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे। अब इन्होंने देखो स्टार्टिंग से ही थोड़े से बड़े लेवल पे काम किया, मिडल टॉप लेवल पे बात की जा रही है ना, थोड़ी मिडल लेवल पे बात की जा रही है। अब वो स्टार्टिंग से ही इतने बेटर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है उसको उन्हीं के बारे में पता होगा, है ना। अब आपका एग्जाम्पल दूँ या फिर मैं कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो किसी के घर में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी घर में किसी चीज़ की कमी होती है, तो उसको पता उसी चीज़ का पड़ता है जिस चीज़ की कमी होती है ना। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते जो चीज़ आपके पास है ना। तो इसी तरीके से इनके पास भी ऐसा था, उन्होंने लेबर के ऊपर फोकस किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, क्योंकि उन्होंने लेबर पे काम किया था, लेबर की सिचुएशन पे काम किया था। इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया क्योंकि इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट ही थोड़ा सा अप लेवल से किया था, ठीक है, समझ में आया। और जब इन्होंने ज्वाइन किया था ना 1860 में फ्रेंच कंपनी के अंदर, वो ऐसी कंपनी थी जिसकी जो सिचुएशन कहूँ ना, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कहूँ, इतनी बुरी थी कि वो बैंक करप्ट होने वाली थी। मीन्स कि उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आगे वो चल सके, है ना, आगे वो चल सके, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। बट जो हेनरी फ्योल है उसके पास ऐसे ट्रिक्स थे, ऐसी प्रिंसिपल से, ऐसे लॉजिक था, या फिर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ आइडिया थे जिसकी मदद से वो क्या हो गया है, उनका जो बैंक करप्सी है वो बच गई है। वो बैंक करप्सी होने से कंपनी क्या हो गई है? बच गई है। बट चेंज इनटू इट्स उस कंपनी कोई सिचुएशन था, आप देखो कहाँ थी वो बैंक करप्सी के लेवल पर, उसको इतने लेवल पे लेके चला गया ये हेनरी फ्योल कि उसका जो प्रॉफिट है इवन एग्जिस्टेंस में आ गई थी वो, ठीक है। तो अब ये देखो इतने लेवल से वो ऊपर की ओर उसको लेके आया, तो क्या कंपनी में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, होगी। उसने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसने कहा कि जो रोल होता है ना सबसे ज़्यादा ना मैनेजमेंट का होता है। जब तक मैनेजमेंट स्टिक नहीं होगी, जब तक मैनेजमेंट के जो रूल रेगुलेशन है पूरी तरह से प्रिस्क्राइब नहीं होगी, जब तक वो लोगों को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेगा नहीं है, पूरा काम नहीं होगा ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रूल है ये आपको ये ध्यान रखने हैं। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्योरी है, मॉडल है, वो किसने डेवलप की थी? हेनरी फ्योल जी ने की थी, ठीक है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे क्लासिकल थ्योरी का ही पार्ट है। ये हमारा जो मैंने बताया था ना, जो दादाजी हैं
ठीक है। दादाजी के आगे 3 बच्चे हैं, मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है। मिस्टर एक्स हमारा आज कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो ब्यूरोक्रेट मॉडल था, क्योंकि इसके भी फिर अब आगे 3 बच्चे बताए थे ना मैंने, ठीक है, मिस्टर एक्स 1, 2 एंड 3। आज हम 3rd पे पहुंचे हुए हैं। ये भी क्लासिकल थ्योरी है, इन्होंने भी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया था, तो इसलिए कहेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरी है वो डेवलप की थी हेनरी फ्योल ने, और इसे हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने ये किसके ऊपर फोकस किया गया था, ये क्या किसे क्या कहते हैं, जर्नल मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब आगे क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट लेवल से अपना करियर स्टार्ट किया था। जो चीफ इंजीनियर जूनियर इंजीनियर है उस लेवल से अपना बिजनेस लेवल जो करियर है वो स्टार्ट किया था, देन उसके बाद वो आगे बढ़े थे। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी रूल रेगुलेशन है, वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हेनरी फ्योल ने दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, रूल रेगुलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्लियरली डिफाइन की गई है। इन्होंने ग्रुप के ऊपर एम्फेसाइज किया है, इंडिविजुअल के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस किया है। ठीक है। ये कहते हैं कि ग्रुप में जितना अच्छे से काम होगा ना, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है। अगर कोई मैं आपको कोई टास्क दूँ और वो बाकी एक टास्क दूँ एक बच्चे को, एक टास्क दूँ सभी बच्चों को, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे फोकस को हम आई होप सब समझ गए होंगे। इसके जो फंक्शन है अलग हैं थोड़े से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, और कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होते हैं। यहाँ पे स्टाफिंग और डायरेक्टिंग की जगह कोऑर्डिनेट करता है, कहता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना ग्रुप बनाओ, अपनी ग्रुपिंग थोड़ा सा करो। ठीक है। ग्रुप के अंदर अगर आप काम करेंगे, काम प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेना उनसे काम प्रोडक्टिविटी का ही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी जो अगर आप एक दूसरे के बीच में कॉर्पोरेशन रखेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि आपकी अगर सेल आपको अब की बार बढ़ानी है, तो ज़रूरी है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल उतना ही ज़्यादा परचेज करे, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी उतना ही प्रोड्यूस हो। तो अगर सेल बढ़ाने तो आप इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए, एक दूसरे की जो कमांड है अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके 14 प्रिंसिपल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे, देखिए डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है। इसके कुछ एक प्रिंसिपल बहुत आसान से, ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को ये डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन के, इसने देखो कुछ एक कमियां ढूंढी क्लासिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्योरी के अंदर, एंड जो F.W. टेलर ने दी थी उसके अंदर कुछ कमियां ढूंढी, देन उसके बाद अब और आगे लेके आए। वहाँ पर उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था, लेबर के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पर क्या पता है क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होता है, कि जिस तरीके से मैनेजमेंट की विचारधारा होगी, जो मैनेजर की विचारधारा होगी, वही ऑर्गेनाइजेशन शेप लेगी। तो इन्होंने कहा कि वर्क को इस तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे F.W. टेलर ने बोला कि वर्क को स्पेशलाइजेशन के बेस पे डिवाइड करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को ये फॉलो कर रहा है, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी जो है, उनकी एनर्जी है, हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर को फिजिक्स वाले में अटेंड कर दे, फिजिक्स वाले को कॉमर्स में अटेंड कर दे, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल गिर जाएगा। सो दैट्स अ रीज़न उनकी स्पेशलाइजेशन के बेस पे हम उनको अपॉइंट करना है, उनकी एक्यूरेसी होगी, उनकी स्पीड होगी, हमें ये सभी चीज़ें इंक्रीज करनी है। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया फिजिक्स और केमिस्ट्री का? ओके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर किसी व्यक्ति को ना हम अपॉइंट कर रहे हैं, मैंने कहा एज ए, मैं कहूँ कि अगर मैं किसी पर्सन को मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करूँ, तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए मैंने कोई टीचर अपॉइंट किया, मैं उसको अथॉरिटी ही ना दूँ, उसको किसी भी तरह की पावर ही ना दूँ, तो क्या वो अपना काम कर पाएगी? मैंने कहा कि बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है। मैंने कहा बच्चों को बिल्कुल डांटना भी नहीं है, ठीक है। मैंने मतलब उसको जो राइट होने चाहिए टीचर्स के, ठीक है। मारना, देखो मारना कुछ कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है बच्चे की, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो क्या काम होगा? नहीं होगा ना। मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई किस तरीके से हम अपनी अथॉरिटी को दे रहे हैं, सेंट्रलाइज वे से दे रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वे से दे रहे हैं, मीन्स कि ज़्यादा फैलाव कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को आगे पावर देने के लिए, या फिर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, राइट। अगर आपने किसी पर्सन को कोई काम दिया है, कोई ड्यूटी दी है,
ठीक है। उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है बच्चे आपके पास क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। अब आपको मैं कहूँ कि आपको एक मेडिसिन लेके आनी है, अगर मैं आपको पावर दूँ आप कहीं से भी लेके आ सकते हो, मुझे मेडिसिन दी, अब कहीं से भी लेके आ सकते हैं, ये पावर ही तो है। क्या पता एक दुकान से ना मिले, दो दुकान से ना मिले, तीसरी से नहीं मिले, है ना। तो ये कहते हैं कि अथॉरिटी रेफर टू द लेजिटिमेट द पावर टू मेक अ डिसीजन। आपके पास डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, आपको किसी को ऑर्डर देने के आपके ऊपर पावर होनी चाहिए, आपके पास इतनी राइट होनी चाहिए, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, रिसोर्सेज को बांटना है तो आप ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ही तो आपको ये ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बोला कि बेटे ये दवाई लेके आना, ठीक है, पापा को टाइम नहीं था तो पापा ने मेरे को बोल दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दादाजी ने पापा को काम दिया था वो आप मेरे पास आ गया। अब मैं उस काम को कंप्लीट करूंगी तो मुझे वो अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे पूछना पड़ेगा कि पापा अगर इस दुकान से नहीं मिली तो मुझे कहीं और जाना पड़ सकता है। सो कहने का मतलब जब ड्यूटी या फिर किसी ऑब्लिगेशन को कोई भी पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन कंप्लीट करता है तो उसके पास अथॉरिटी तो होनी ही होनी चाहिए, पावर तो होनी ही चाहिए, तभी वो अच्छे से यूज कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये कहते हैं कि ये भी डिसाइड कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तीसरा प्रिंसिपल आ जाते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सभी को पता है कि डेली सुबह 10 बजे एक तो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाती है, एक शाम को 4 या फिर 6, 2 टाइम फिक्स किए हुए हैं, इनके ऊपर टाइम आपके पास वीडियो आती है। सो यहाँ पे एक डिसिप्लिन है। मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स आ रहे हैं, वर्कर्स आने की टाइमिंग प्रॉपर सेट है। उन्होंने कहा आप डेली सुबह 8:30 बजे अपने ड्यूटी पर पहुंच जाने चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम है ये, ठीक है। और आपका जो वर्क है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मेन एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगी। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को स्मूथली नहीं कर सकते हैं। फंक्शंस जितने भी हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो स्मूथली नहीं कर सकते। जैसे कि आपके स्कूल के अंदर टाइमिंग होती है कि हाँ 8 बजे आपका स्कूल लगेगा, कॉलेज के अंदर टाइमिंग होती है 9 बजे स्कूल लगेगा। तो एक रूल रेगुलेशंस है, यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपर डेस्क होती है। तो यहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशंस है, स्टैंडर्डाइजेशन है, वो डिसिप्लिन में ही आते हैं। ठीक है, अगर आप अपना काम डेली बेसिस पे विद इन अ टाइम आप कर पा रहे हो तो वो डिसिप्लिन है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करना किसके बात है, मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, कि जो कंपनी है वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो इनकम अर्न पर्सन है जिनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा हाई है तो उनको ज़रूरी है कि टैक्स पे करो भाई। ठीक है, आप अपने ओन कंपनी के अंदर लेबर को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको लेबर लॉ फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ओके, नेक्स्ट जाता है यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटी सी मिनट में समझा देती हूँ आपको। कमांड का मतलब क्या है, ऑर्डर मिलना। यूनिटी का मतलब क्या है, एक से, मीन्स की जो ऑर्डर मिल रहा है आप कहाँ से लेंगे, एक व्यक्ति से लेंगे। ये नहीं है कि आपका ये सुपरवाइजर है या फिर मैं कहूँगी सुपीरियर है, ये ऑर्डर दे रहा है इन 3 व्यक्ति को। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है। अगर ऑर्डर आपको एक व्यक्ति से मिलेगा तो क्या होगा, आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगी कि मुझे क्या काम करना है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑर्डर देने वाले 3 हैं, ठीक है, तीनों को अलग अलग ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे किसका काम पहले करना है। तो ये कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति से, एक सेकेंड, अच्छा, किसी एक व्यक्ति से क्या मिलना चाहिए, आपको कमांड मिलनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक हो गए हैं तभी आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। देख पा रही हो एरो, सभी के सभी व्यक्ति ना इस जो मेन हेड है ना उसकी दिशा निर्देश के हिसाब से चल रहे हैं, उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति, अब देखो, अब ये सारे के सारे यहाँ पर तो हो गया ऑर्डर्स को फॉलो किसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। क्या आपको ये देखो सभी के सभी व्यक्ति एक और आते नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर सबका जो कॉमन गोल है उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ही तो कमांड दी जा रही है आपको।
अगर सारे के सारे व्यक्ति सेम ऑब्जेक्टिव की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है, सबको डिफरेंट डिफरेंट कमांड दी, एक व्यक्ति ने कमांड दी, दूसरे व्यक्ति को दी, तीसरे व्यक्ति को दी, बट सबका मेन, अगर उन सबके कमांड को, सबके वर्क को जोड़ेंगे तो उन सबका वर्क एक ऑब्जेक्टिव की ओर जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। काम सबके अलग अलग है, पर वो कंट्रीब्यूशन किस में कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। यहाँ पे टीम वर्क के बारे में बात करें कि जो ओनर के साथ साथ एम्प्लॉय भी उसी की दौड़ में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी, इस पिक्चर से मदद से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट, पता है क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है ना, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके वो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर ज़्यादा बढ़े, समझ पा रहे हो। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक सेकेंड, वो क्या करते हैं, उनका ये होता है कि हाँ मैं मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करूं, मैं मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करूं, नहीं, सबका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे होना चाहिए। ये नहीं है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं जाना, हमें कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर जाना है, राइट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रोसीड ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्लियर है, समझ में आ गया। मीन्स की जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको किससे देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देनी है, दैट्स इट। अच्छा, रेम्यूनरेशन समझते हैं, वेतन, कि काम करने के बदले आपको प्रॉपर अमाउंट में सैलरी मिलनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में आपको वेजेस मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक नेक्स्ट डे फिर एक एनर्जी से काम करने के लिए बूस्ट करेगा। फेयर कंपनसेशन फॉर द वर्क परफॉर्म, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयरली टू मेंटेन द सेटिस्फैक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी की ओर बात कर रहा है, सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज को होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब देखो इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, एक पिक्चर समझ में आ रही है, ये दो व्यक्ति हैं इस गोलेदार में जो खड़े हैं, वो सभी को कमांड दे रहे हैं। कमांड देने वाले केवल दो ही व्यक्ति हैं और वही व्यक्ति सबको कमांड दे रहे हैं। मीन्स कि सबको पता है ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजन होगा तो ये मिस्टर एक्स और मिसिस एक्स लेंगे, उसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, वो भी मेन डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है, पावर कुछ दो लोगों के हाथ में है ना, बट इस जाल को देखें, यहाँ से इसके पास गए, यहाँ से इसके पास गए, यहाँ पे इसके पास भी जा रहे, इसके पास भी जा रहे, इसके पास भी। मीन्स की जो डिसीजन है लेने वाले लोग काफ़ी सारे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ये वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो बहुत बड़े लेवल का है। सेंट्रलाइज लेवल आपके मिडल और मॉडर्न मतलब मॉडरेट लेवल पर क्या किए जाते हैं, सेंट्रलाइज कंसेप्ट को यूज किया जाता है, समझ पा रहे हो। जहाँ पर अथॉरिटी, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जहाँ पर पावर एंड अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में होती है, कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में है, उसे सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। जब कंट्रोल बहुत सारे लोगों के हाथ में है तो उसे हम डिसेंट्रलाइज कहेंगे, क्लियर है। ये सेंट्रलाइज आपका स्मॉल ग्रुप के अंदर बेटर है, बट लार्ज एंड मल्टीपल कॉर्पोरेशन के अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन कॉर्पोरेशन को यूज करना पड़े, क्लियर है। सेंट्रलाइज का मतलब ये है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, एक चेन बना दी। अगर आपको कोई काम है ना, ठीक है, अगर अब देखो ब्यूरोक्रेट वाले पॉइंट में तो देखो इन्होंने कहा था कि मैं तो किसी की सुनूंगा ही नहीं, जो बोला है वो करो, देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप, इवन नो फीडबैक, कोई कम्युनिकेशन का फीडबैक नहीं था, वन वे कम्युनिकेशन था। बट हेनरी फ्योल कहता है, इन सबकी कमियां देखी, हेनरी फ्योल कहता है ठीक है आपको फीडबैक देना है, कोई काम है तो ये चेन बना लो, ये चेन बना लो, ठीक है, नजर आ रही है, नजर आ रही है ये चेन, जिसे हम गैंग प्लैंक भी कहते हैं। मीन्स कि एक एम्प्लॉय, ये यहाँ से ऑर्डर जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये हाँ ये ऐसे जाते हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है। इन केस अगर आपको ई को ओ से बात करनी है, ओ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, इमरजेंसी है, तो इनके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा
जिसे हम क्या कहते हैं, हैंग प्लैंक कहते हैं। अदरवाइज ये स्केलर चेन ये वाली है, ठीक है, जिस तरीके से चेन फॉलो हो रही है ये, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये था आपका स्केलर चेन। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपको वर्क असाइन कैसे होगा, ऑर्डर से ही होगा। आपका जो सुपरवाइजर है, ठीक है, आपके अपने सबॉर्डिनेट को काम देगा ना, ऑर्डर देगा ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉई एंड मटेरियल इंश्योर द एफिशिएंसी। आपकी जो एम्प्लॉई है, जो आपकी मटेरियल है, जो आपके पीपल है, उनको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए, आपको ज़रूरी है ऑर्डर फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पे वेयर हाउस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इन्वेंट्री में स्टॉक खत्म हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके स्टॉक का ऑर्डर करना पड़ेगा, आपकी इन्वेंट्री सिस्टम को उसी लेवल पर लाने के लिए, उसी लेवल पर ट्रैक पर रखने के लिए आपको अपने स्टोर को दोबारा से रिफिल करना पड़ेगा। इक्विटी का मतलब क्या है? हेनरी फ्योल कहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ना, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं ऊपर काम करता हूँ, अगर मैं नीचे वाले व्यक्तियों को एक समान ट्रीट नहीं करूँगा तो उनके बीच में बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी मेंटेलिटी क्रिएट हो सकती है, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये कहते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करे, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस ना दे, किसी को ज़्यादा लो ना समझे। किसके बेस पे होती है मोस्ट ऑफ, क्या है, अनइक्विटी, कलर के बेस पे होती है, कास्ट के बेस पे होती है, जेंडर के बेस पे होती है, नेशनलिटी के बेस पे होती है, पोजीशन के बेस पे होती है। ये कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे अनइक्वलिटी नहीं रखनी है, आपको इक्वालिटी रखनी है। कुछ भी हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि लड़का और लड़की में किसी भी तरह के डिफरेंस नहीं करना चाहिए, दोनों बराबर होते हैं, है ना, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, बट हाँ लेवल आपका घर के अंदर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल आपको दोनों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट जाता है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं कि जो आपकी टर्नओवर है ना, किसकी, एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर, वो आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स जो एम्प्लॉई आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे टाइम तक होना चाहिए। मीन्स कि ये नहीं है कि आज अपॉइंट हुआ 3 महीने के बाद वो छोड़ गया, तीसरा पर्सन अपॉइंट हुआ 4 महीने के बाद छोड़ चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा टर्नओवर होगी उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको उसको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सोनल, जो पर्सन है, जो एम्प्लॉई है, उनकी जो लाइफ टाइम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टेबल होनी चाहिए। टेन्योर होता है टाइम लाइन, ठीक है। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में है, जो एम्प्लॉई है, वो ज़्यादा टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए, कम छोड़ के जाने चाहिए, ठीक है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जाता है 14 प्रिंसिपल इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉई है ना, उसके मन में इस तरीके की भावना होनी चाहिए कि वो खुद पहल करे, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वो कुछ आइडिया आगे लेकर आए। तभी तो बोला है कि जो कम्युनिकेशन होने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि जो भी फीडबैक देने वाले हैं, वो दोनों तरीके से होना चाहिए, है ना। स्केलर चेन में पढ़ा ना हमने। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है, जो पर्सन है, वो विलिंग होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टास्क को, डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पर्सन खड़े हैं, काफ़ी सारे पर्सन खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन इस लाइन के अंदर, केवल हिम्मत इसने जुटाई। तो ये होता है इनिशिएटिव्स, मीन्स कि इसने पहल की इस पर्टिकुलर चीज़ को शॉर्ट आउट करने में, ठीक है। नेक्स्ट जाता है, अच्छा नंबरिंग गलत हुई है बच्चे, आप नंबरिंग चेकआउट कर लेना। 14 ही प्रिंसिपल है, ये लास्ट प्रिंसिपल रहता है, यस, ये दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल। स्प्लिट द कॉप का मतलब क्या है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में ना, जो एम्प्लॉई है और जो मैनेजर है, वो दोनों के दोनों मिलकर क्या करें, काम करें, एक ग्रुप के साथ काम करें, इंडिविजुअल का यहाँ पे कोई काम नहीं। तभी तो यूनिटी का नाम यहाँ पे दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। यही तो है कि सारे के सारे व्यक्ति एक की ओर जाए, एक पर्सन की बात माने, जिससे उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा, जिनके बीच में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस होगी, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर एक सेकेंड, ये आई होप सबको प्रिंसिपल समझ में आ गए। 14 प्रिंसिपल हमने किए। एक सेकेंड, ब्यूरोक्रेट आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव की ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, 14 प्रिंसिपल आ गए, ठीक है। सबको क्लियर हो गए हैं
कि सबसे पहले आपने पढ़ा कि आपका जो वर्क है वो डिवीजन होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, रेमुनरेशन आपको मिलना चाहिए, सेंट्रलाइज पढ़ा, स्केलर चेन पढ़ा, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉइज़ के बीच में ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉई जो है अपने खुद के इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की ओर ज़्यादा फोकस हो, इनिशिएटिव्स होना चाहिए। लास्ट में मैंने पढ़ा स्पिरिट द क्राउड। अब देखो यहाँ पे पूरे 14 प्रिंसिपल हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको कहूँ तीनों प्रिंसिपल का सारांश, ये जो आपका क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये 3 पर्सन है। 3 पर्सन कौन कौन है? ये 3 पर्सन, सबसे पहले हमने ब्यूरोक्रेट मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा। ये कहता है कि ओवरऑल जो इसका फोकस है किसके ऊपर है? ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के ऊपर। उसे केवल मतलब सबको प्रोडक्शन से ही है, बट इसने तो किसी की सुनी ही नहीं थी। ये कहता है कि जो मैंने कहा मैं वही करूँगा, किसी भी तरह का पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा। साइंटिफिक ने कहा ठीक है, मैं इंडिविजुअल के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के ऊपर बात करता हूँ। ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है तो उसके ऊपर मैं काम करूँ, अगर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो उसको हटा देंगे। इन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं कि मैं इंडिविजुअल को लेके नहीं चल रहा, मैं ग्रुप को लेके चल रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करूँ। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉई है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? उम्मीद करेंगे जो आपकी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो आपको इसके तीनों पिलर समझ में आ गए होंगे कि जो तीनों पिलर किस किसने दिए, कैसे दिए, क्या क्या इनका बेसिस, स्टोरी के साथ मैंने आपको समझाया।